केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ। 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। इनमें से 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं जिनके पास 12 मंत्रालयों का जिम्मा था, जबकि 1 मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों को हटाए जाने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। किसी मंत्री को अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण हटाया गया है, तो कुछ को संगठन में बेहतर इस्तेमाल के मकसद से। कुछ मंत्रियों की उम्र ज्यादा होना भी प्रमुख है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल बाद पहली बार इस तरह से मंत्रियों को बदला गया है। हम आपको इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बात बड़े नामों की। बुधवार को नए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 5 राज्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी और इन रिपोर्ट की चर्चा के बाद ही कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया गया। तो दरअसल इन मंत्रियों की छुट्टी हुई क्यों? आखिरकार क्या ऐसा कारण था कि इन मंत्रियों को जाना पड़ा? नाम डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्रालय से इनकी छुट्टी हुई। वजह यह रही कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान बचाने में नाकामी जिस तरीके की सेकेंड वेव भारत में देखी, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा अपना पद गवा करके। रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्रालय से उनकी छुट्टी हुई है। वजह ट्विटर विवाद से सरकार की छवि पर काफी बड़ा असर पड़ा और टेलीकॉम सेक्टर की समस्याओं का हल निकालने में अब तक विफलता रही है। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन मंत्री थे। सेहत की दिक्कतों की वजह से इनका यह कहना है कि मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़ा है, लेकिन असल में नई शिक्षा नीति लागू करने में विफलता के कारण इन्हें हटाया गया है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण मंत्री, कोरोना काल में सरकार की छवि बेहतर करने में वो नाकाम रहे, उनको जाना पड़ा। पर्यावरण मंत्रालय में भी कुछ काम हुआ ही नहीं। नाम संतोष गंगवार, श्रम मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के। कोरोना काल में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ, मजदूरों को रोक नहीं पाए, प्रवासी संकट जिस तरीके से फैला, उस कारण से इनको भी जाना पड़ा। और इन्होंने तो खुल के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयान दिए थे जिस वक्त पलायन चल रहा था। विशाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, जहां नए मंत्री ज्वाइन भी कर रहे हैं, वहां जो पुराने मंत्री जिनकी छुट्टी हुई है उनके ऊपर मंथन भी चल रहा है कि किस तरीके से संतोष गंगवार योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल उठाए थे। पलायन संकट एक बहुत बड़ा था, यानी कि जिससे हम ये कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 से 7 मंत्री उस तरह भी बनाए गए। नो स्टोन अनटर्न्ड, किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश शायद इस मंत्रिमंडल से सरकार नहीं छोड़ना चाहती थी। बिल्कुल सचिन, और देखिए संतोष गंगवार की उम्र ज़्यादा हो गई थी और सबसे सीनियर सांसदों में से एक थे बीजेपी के संतोष गंगवार, जो कि बरेली से सांसद हैं और वो कुर्मी बिरादरी से ही आते थे। वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे थे, इस मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में वो मंत्री रहे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया और उनके जगह पर पंकज चौधरी को लाया गया है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और वो भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं। गोरखपुर से सटा हुआ यह इलाका है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। और सचिन, क्योंकि आप भी यूपी बहुत घूमे हैं, आपने देखा है कि बात चाहे जितनी हो जाए, अंत में सियासत जातिगत आंकड़े, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और नेताओं के दबदबे पर आकर ही टिक जाती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, सब में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत भी अमित शाह ने 2014 से की थी।
की जब उन्होंने ऐसे नेताओं को बीजेपी के साथ लाया जो अलग अलग पार्टियों में थे और उनका अपनी जात में अच्छा खासा वोट का प्रभाव था। जैसे आज कल जिन नेताओं को शपथ दिलाई गई है उत्तर प्रदेश से, उसमें कौशल किशोर एक वक्त ये सपा में रहे हैं और बहुत अच्छे नेता थे। इनको अमित शाह अपने साथ लेकर आए। दलित कोटे में जो पासी वर्ग होता है उनके नेता ये माने जाते हैं कौशल किशोर, उनको अपने साथ जोड़ा। एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव की ये सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे, फिरोजाबाद से आते हैं, आगरा से सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल का पाल, बघेल, धनगर ऐसी जातियों में अच्छा प्रभाव है। एससी कोटे से इनको मंत्री बनाया और इनको भी बीजेपी में लाने वाले अमित शाह ही है। इसके अलावा आप देखिए अनुप्रिया पटेल की भी एंट्री यानी जो अपना दल और भाजपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 2014 में हुआ था, वो भी अमित शाह ने ही कराया था। तो अमित शाह जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2014 से यूपी में लागू कर रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को देखने को मिला। 2014 में सहयोगी दल के साथ 73 लोकसभा सीटें, 2017 में ओम प्रकाश राजभर जैसी पार्टियों को भी अमित शाह अपने साथ ले आए थे, हालांकि वो अब दूर हो गए हैं। और आप देखिए 325 सीटें सहयोगी दलों के साथ विधानसभा में बीजेपी जीतती है। उसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है, सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है। एक इतना मजबूत गठबंधन था जिसके सामने ये अधिकतर राजनीतिक विश्लेषण ये होता था कि सपा बसपा का गठबंधन सबसे मजबूत है, लेकिन उसे भी जातिगत फैक्टर से कैसे जो गैर यादव और गैर दलित गैर जाटव जो दलित का वोट बैंक है उसको कैसे बीजेपी के साथ लाया जाए, इसी पर अमित शाह का पूरा फोकस था और उसमें वो कामयाब हुए। और इस बार भी 2022 के चुनाव से पहले, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोटर बीजेपी से जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के बाद से नाराज बताया जा रहा था। केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। अंदरूनी कलह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर थी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सवाल उठाए थे नेतृत्व को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि चुनाव के बाद ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है कि कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा। तो इन सब बयानों के बाद कैसे ओबीसी वोटर्स को साथ बनाकर रखा जाए, यह एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय था और इसीलिए की कोशिश की है। ठीक है विशाल, मैं एक कमेंट जो है रविंद्र का भी ले लेता हूं। रविंद्र, कौन कह सकता था कल इसी वक्त ही, मेरे ख्याल से लगभग हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि थोड़ी देर होगी और देखिए ना एक बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो सकता है जो सबको चौंका देगा। और देखिए शाम होते होते रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, कोई कह सकता था ऐसे छुट्टी होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को रिसेप दिया है, जाहिर सी बात है कई ऐसे चेहरे हैं जिनका आप नाम भी ले रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा है या इस्तीफा ले लिया गया है। अब ये जरूर सवाल और विवाद की बात हो सकती है कि इनके इस्तीफे के पीछे क्या वजह है। हालांकि कई जो वरिष्ठ मंत्री थे जिनका इस्तीफा हुआ, उनमें चाहे सदानंद गौड़ा हो या फिर रमेश पोखरियाल निशंक हो या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन हो, ये माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस इसमें प्रायोरिटी रहा और जो प्रधानमंत्री का विजन है और जो उनके काम करने का तरीका है वो शायद इन तीनों मंत्रियों ने पिछले एक साल से खासकर कोरोना काल में नहीं कर पाए। और उसमें भी अगर देखा जाए तो निशंक के ऊपर तो आरोप लगते रहा कि वो छात्रों के भविष्य को लेकर, उनके एग्जाम को लेकर उस तरीके से जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था उस तरीके से नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री को खुद ही उसमें इंटरफेयर करना पड़ा, उनको बैठकें बुलानी पड़ी, एड्रेस करना पड़ा बच्चों को। उसी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में माना जा रहा है कि कोरोना काल में जो चाहिए था प्रधानमंत्री को, और उसके लिए काफ़ी आरोप भी लगा, खासकर सेकेंड वेव में। उसके पहले फर्स्ट वेव में भी देखिए कि प्रधानमंत्री को ही मोर्चा संभालना पड़ा। सेकेंड वेव में जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था उस समय भी ये मंत्रालय या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन उसको लीड नहीं कर पाए। इसके कारण से सरकार की छवि पर भी असर पड़ा, प्रधानमंत्री की छवि पर भी असर पड़ा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं इस पर कई तरह के आरोप भी लगे। और जहाँ तक रविशंकर की बात है, देखिए ट्विटर का विवाद अभी हुआ है, लेकिन उन्होंने सरकार से या प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर ही, आपने देखा कि ओटीटी के लिए वो और प्रकाश जावड़ेकर ने नए नियम और गाइडलाइंस बनाए थे। उसी तरह से सोशल मीडिया को लेकर रविशंकर ने बनाए थे। उसके पहले कानून मंत्री के तौर पर भी कई तरह के विवाद होते थे, उसको सुलझाने का काम भी किए थे संकट मोचक के रूप में। जब अरुण जेटली जी नहीं रहे थे मंत्रिमंडल में, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आधार शायद न हो इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इक्वेशन, या प्रकाश जावड़ेकर बारे में कह सकते हैं कि एज फैक्टर, हालांकि वो 70 साल के ही हैं, एज फैक्टर हो सकता है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के बारे में हो सकता है कि सोशल मीडिया का विवाद
सरकार को रास नहीं आई, जिस लेकिन तरह से एक चीज ट्विटर तो को है, लेकर हो, लेकिन कम से कम ट्विटर के खिलाफ इन जो दोनों भी मंत्रियों कार्रवाई का हुई है, जाना, डॉक्टर कहीं ना हर्षवर्धन का जाना, एक चीज तो है कि सरकार ने कम से कम ये संदेश तो दिया है, ये तो कम से कम माना ही है। ठीक है, उस वक्त तो वोकली नहीं माना था। सरकार की छवि तो कहीं ना कहीं खराब हुई है, भले सेकेंड वेव के कारण, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण, बाहर से दवाई के मंगवाने के कारण, या फिर पहले दवाई के एक्सपोर्ट के कारण, और अगर बात किया जाए तो सोशल मीडियम के कारण। अब फोकस जो होगा वो, अब फोकस क्या होगा ब्रह्म प्रकाश दुबे, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अब उसी छवि को जिसको डेंट लगा है, अगर उन विभागों को चेंज किया गया तो? देखिए सचिन, जो बदलाव हुआ है इस विस्तार में, उससे एक मैसेज तो बिल्कुल साफ है कि आप भले ही कितना आपका नाम हो, कितना बड़ा चेहरा हो, कितना बड़ा कद हो, लेकिन आपको परफॉर्म करना होगा। यदि आपने परफॉर्म नहीं किया तो आपको जाना होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार में बड़े मंत्री, जिसको कोई नहीं कह सकता था कि इस विस्तार में उनका बदलाव होगा, रविशंकर प्रसाद का जाना, इसी तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन का जाना, इसी तरह से डॉक्टर प्रकाश जावड़ेकर का जाना, तो जो बदलाव ये हुआ है उससे एक मैसेज सीधा साफ प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि आपको सरकार में रहकर परफॉर्म करना होगा, काम करना होगा, और उसका असर भी दिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में जो स्थिति बनी, आपने और हमने देखी कि क्या स्थिति थी। देखिए, पहली वेव कोरोना की आई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यापक पैमाने पर तैयारियां की और बड़ी अच्छी तरीके से भारत पहली वेव से निपटा। लेकिन जब फरवरी मध्य से दूसरी लहर शुरू हुई और जिस तरह से सरकार को पता ही नहीं चल पाया कि किस तरह से महीने डेढ़ महीने में पीक पर बीमारी चली गई, हजारों लोग उससे प्रभावित हुए, तो कहीं ना कहीं मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो खराब दिखाई दी। इसी तरह से बाकी मंत्री जो इसके लिए जिम्मेदार थे, जिस तरह से सरकार की इमेज को लेकर, अब देखना यह है कि अब पूरे तरीके से जो एक नया, जिसमें हम कह रहे हैं कि पूरे तरीके से बैलेंस बिठाने की जो कोशिश की गई है, अब यहाँ से जो है, अब काम के माध्यम से ही अगर छवि सुधारने की कोशिश है तो यहाँ से ये छवि किस तरीके से जाती है, और यहाँ से जो है अगर काम ही पैमाना है, काम और परफॉर्मेंस ही पैमाना है, तो यहाँ से परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल आगे क्या होता है। वहीं कल टीम मोदी के मंत्रियों ने शपथ ली, आज से काम शुरू कर दिया। आईएमबी मंत्री अनुराग ठाकुर, कानून मंत्री किरण रिजिजू, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.